हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 8 को पढ़ेंगे जिसका नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं और बल को इंग्लिश में हम लोग फोर्स कहते हैं। अब हम इस चित्र को देखते हैं। चित्र 8.1 और चित्र 8.1 का है और यह ख है। इसमें देखिए कि पहले जो आदमी है एक पे खाट पर सोया हुआ है, वही आदमी फिर इस खाट पर खड़ा हो जाता है। तो इस दोनों चित्रों में आप कोई अंतर देख पा रहे हैं? इसमें आप देखिए अंतर ये है कि इसमें जो खाट का जो रस्सी है वो थोड़ा कम दबा हुआ है और इस स्थिति में खाट पर जो रस्सी है वो ज्यादा मात्रा में दबा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो आदमी है इसका जो शरीर का बल है ये पूरे शरीर के क्षेत्रफल से लगा हुआ है और ये जो आदमी है इसका जो शरीर का बल है वो किसी पॉइंट ऑफ स्पेस ये इस पॉइंट पे जो जिस जगह पे दोनों पैर रखा हुआ है केवल इतने ही क्षेत्रफल से लगा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे जो क्या है कि दाब जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे जो दाब जो है वो कम है। अब आप सभी लोग दाब की परिभाषा लिख लें। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है और इसका फॉर्मूला है कुल बल बटा क्षेत्रफल। बल जो है उसको इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से दाब का ऐसा ही मात्रक हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। अब इसमें हमको ये भी जानना है क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दाब का मान घटेगा। जैसा कि आप खाट वाले उदाहरण में देखे थे, जब वो व्यक्ति जब सोया हुआ था तो ज्यादा क्षेत्रफल उसके टच में था, संपर्क में था खाट से, तो उससे क्या हो रहा था? दाब का मान कम हो जा रहा था, दाब घट जा रहा था। लेकिन क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब का मान बढ़ेगा। जिस तरह से आप इस उदाहरण में देखिए, क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब का मान घट गया, क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान बढ़ गया। तो वही चीजें हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में दाब का उदाहरण देखते हैं। अब दाब का बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग बच्चों। खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। चावल दाल सब्जी सब कुछ बना लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? भाप का जो दाब होता है उसका ही तो इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में भी दाब का प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो उसकी जो सुई होती है वो कितनी पतली होती है। पतली इसलिए होती है ताकि वह आपका ये जो प्रेशर है, क्योंकि पतला सुई रहेगा तो उसका क्षेत्रफल बहुत कम होगा और क्षेत्रफल जब कम होगा तो वो बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा दाब लगाते हुए आसानी से आपके वेन्स में, आपकी नसों में चला जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो बड़ी वाहनें हैं जैसे बस ट्रक, उसमें पीछे का जो चक्का होता है उसमें एक और जोड़ा में लगाया जाता है, दो चक्के लगाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि जब 2 चक्का लगाएंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? टायर का बढ़ जाएगा और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब जो है वो घटेगा। दाब को घटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर दाब बढ़ जाएगा तो गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी, जहां तहां वो फंस जाएगी। खेतों में काम आने वाले ट्रैक्टर का चक्का भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा और चौड़ा बनाया जाता है। ऊंचा भवन जो होता है जिसका जो नींव होता है बहुत ही गहराई में, अंदर में और चौड़ा बनाया जाता है ताकि दबाव कम पड़े और धंसे नहीं। आप देख सकते हैं कि जो आपका ब्लेड वगैरह होता है उसकी धार तेज होती है। धार तेज होती है तो क्या करते हैं? बहुत पतली होती है, उससे क्षेत्रफल, धार जो है उसका पतली होती है तो उससे क्षेत्रफल कम होता है तो दबाव ज्यादा पड़ेगा और दबाव ज्यादा पड़ेगा तो फिर कोई भी चीज जो है वो बहुत आसानी से कटेगी। अब आप ये बताइए कि कूली जो है बोझ ढोने के लिए सिर पर चौड़ा मुरेठा क्यों बांध लेता है? क्योंकि जब मुरेठा जब वो बांध के और जब रखता है सिर पे तो मुरेठा से उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और जब किसी सामान को वो रखता है तो उस क्षेत्र पर, बढ़े हुए क्षेत्रफल पर वो उसका जो बल है, न्यूटन बल है, वो लगता है। तो जब बढ़े हुए क्षेत्रफल पे बल लगेगा तो दाब जो है वो घट जाएगा और कूली को सहूलियत होगी। एक और आप चीज देखिए, जो फॉर्मूला होता है बहुत यूनिक चीज है। आप देखिए यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दाब जो है उसका फॉर्मूला क्या है? दाब का फॉर्मूला है कुल बल बटा क्षेत्रफल। तो जब ये कुल बल बटा क्षेत्रफल है तो जब देखिए बल हम एक ही बल लगा रहे हैं, सपोज दैट हम एक ही बल लगा रहे हैं तो क्षेत्रफल, ये जो दाब जो है और ये क्षेत्रफल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा अगर क्षेत्रफल को हम कांस्टेंट रखते हैं।
लेकिन ये दाब और क्षेत्रफल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि क्षेत्रफल को जब हम घटाएंगे तो दाब का वैल्यू घटेगा, और दाब का वैल्यू जब हम घटाएंगे तो क्षेत्रफल का वैल्यू बढ़ेगा। क्षेत्रफल को बढ़ाए तो ये घटा, और ये इसको घटाए तो ये बढ़ा। तो अगर बल कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये चीज आप देखिए कि ये चीज आप किसी भी फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। जब किसी चीज का फॉर्मूला है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो दाब का वैल्यू घट जाएगा, बल जो है वो सेम रहेगा, तब ऐसा होगा। ठीक है, वही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब को मान को घटा सकते हैं, या फिर बल अगर बराबर हो तो क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगला टॉपिक जो है वो है द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। द्रव तथा गैस जो है तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ को इंग्लिश में फ्लूइड बोलते हैं। तो द्रव और जो गैस है उसको हम लोग तरल पदार्थ की श्रेणी में लेते हैं। सबसे सामान्य द्रव जो है वो है जल। वायु जो है गैस और धूलकण से मिश्रण से बना है। वायु में क्या होता है, बहुत तरह की गैसें होती हैं, धूलकण होता है। तरल पदार्थों का एक सामान्य गुण होता है कि वे बहते हैं, बहने वाले। और बहता कौन कौन है, द्रव बहता है, चाहे तो गैस बहता है। द्रव कहाँ से बहेगा, ऊंचा स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ता है। हमेशा द्रव जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ता है, जबकि गैस जो है सभी दिशाओं में बहता है। ये याद रखिएगा, द्रव जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ता है, जबकि गैस जो है वो सभी दिशाओं में बढ़ता है। ब्लेसे पास्कल एक फ्रांस का वैज्ञानिक था जो ये सिद्ध किया था कि तरल पदार्थ जो है सभी दिशाओं में समान रूप से दाब आरोपित करता है। तरल पदार्थ जो है वो सभी दिशाओं में समान दाब आरोपित करता है, जबकि ठोस जो है वो भार के कारण अपना दबाव जो है, दाब जो है वो नीचे की ओर लगाता है, जबकि तरल पदार्थों द्वारा दाब नीचे ऊपर तिरछी सभी दिशाओं में आरोपित होता है। इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपके किताब में समझाया गया है। क्या करते हैं, एक रबर का गेंद लेते हैं, उसको सुई की सहायता से उसमें बहुत सारे छेद कर देते हैं छोटे छोटे हर तरफ, और उसके बाद उसे क्या करते हैं, उसके अंदर का दबा के वायु को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसमें हम पानी से भरे बर्तन में इसको डाल देते हैं। और जब जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, जल जो है वो छिद्र में अंदर चला जाएगा। जो गेंद का जो छिद्र है उस छिद्र में जल चला जाएगा, और गेंद को जल से जब बाहर निकालेंगे गेंद के अंदर जल भर जाएगा, और अंगूठा और तर्जनी की मदद से इस गेंद को पकड़कर दबा देंगे, तो जो जल है वो सारी दिशाओं से सभी छेदों से बाहर निकलने शुरू हो जाती है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि तरल पदार्थ जो है सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव द्वारा बगल की ओर दाब लगाना। जल रखने वाली प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। इस बोतल में 3 छिद्र चित्रानुसार कर देते हैं। इस बोतल में जल डालते हैं। जल बोतल की छिद्रों से गिरने लगती है। ऊपर के छिद्र से जल बोतल के सबसे नजदीक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बीच वाले छिद्र से कुछ अधिक दूर, और नीचे वाले छिद्र से जल सबसे अधिक दूर गिरता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यही कि जल बोतल की दीवार पर इस जगह पर दीवार पर दाब लगाती है। जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे अधिक दाब है तो ये जो है इसका पानी बहुत दूर तक जा रहा है। यहाँ पर सबसे कम दाब है तो इसका पानी नजदीक में ही गिर जा रहा है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे उत्प्लावन बल के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायंसी फोर्स कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है बायंसी या उत्प्लावनता। जब किसी वस्तु को जल या द्रव में रखा जाता है तो उस जल या द्रव के द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाला धक्का उत्प्लावन बल कहलाता है। जैसे ये बाल्टी है, इसमें एक गेंद लेंगे और उसको दबाकर नीचे पानी में डालेंगे, या पानी से भरा हुआ बाल्टी है, तो जब उसको छोड़ देते हैं गेंद को पानी में, तो गेंद उछलकर ऊपर की ओर आ जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गेंद पर भी पानी द्वारा बल लगाया जाता है, जिसके कारण गेंद जो है वो ऊपर आ जाती है। जल के द्वारा जब ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है तो इससे जो है तैराकों को जल के ऊपर तैरने में सुविधा होती है। जो जल में जीव रहते हैं वो भी इस बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण जल में तैर पाते हैं।
क्या आप जानते हैं कि जब द्रव या गैस में किसी पदार्थ को डुबोया जाता है तो इसके द्वारा डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपर की ओर थ्रस्ट धक्का आरोपित किया जाता है और यह घटना उत्प्लावकता कहलाता है। मतलब उत्प्लावकता वह घटना है जिसमें कोई वस्तु को अगर हम द्रव या गैस में डालते हैं तो उसके ऊपर एक थ्रस्ट या धक्का लगता है, इसी घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। अब द्रव से दाब, हम जानते हैं कि द्रव जो है सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं। इसकी जांच के लिए एक साधारण दाब मापी का हम प्रयोग कर सकते हैं। दाब को नापने के लिए दाब मापी का प्रयोग करेंगे जिसका नाम होता है मैनोमीटर, उसको मैनोमीटर कहा जाता है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है, इसको याद कर लेना है। पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है। एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और अब देखते हैं वायु तथा वायुमंडल। वायु हमारे चारों ओर है, आप लोग पढ़े भी हैं। वायु पृथ्वी को घेरे हुए है, चारों तरफ से, सब तरफ से वायु है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के ऐसे आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग बच्चों 800 किलोमीटर से ऊपर तक है। आप लोग सोच लो कि कितना ज्यादा हमारे ऊपर वायुमंडल का दबाव होता है। अब वायुमंडलीय दबाव के बारे में जानते हैं। वायु भार में हल्की होती है, लेकिन हमारे सिर के ऊपर वायु की बड़ी मात्रा होती है, जिस कारण से इसका द्वारा अत्यधिक दाब आरोपित किया जाता है। वायु जो है भार में हल्का तो है, लेकिन हमारे सिर के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में वायु है, जिसके कारण हम लोग पे बहुत अधिक दाब रहता है। इस दाब को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका वजह ये है, इसका वजह यहाँ पे देखिए आप दिया हुआ है कि हमारे या किसी प्राणी के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसा कि जितना दाब हम लोग के सर के ऊपर है वायुमंडल का, उतना ही दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर ही हमारे शरीर के अंदर भी दाब होता है। यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है।